नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक महीने का वीडियो मैंने डाल नहीं पाया, इसलिए सभी व्यूअर्स से मैं माफ़ी चाहता हूं। आज एक नए वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं। 15 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 तक का ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। और एग्जैक्टली उसी दिन रवि का संक्रमण होता है। ये संक्रांति का तिथि है, शुक्ल पक्ष द्वादशी, मंगलवार है और वो भौम प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन में। एग्जैक्टली इसी दिन का, इसी टाइमिंग का दिल्ली का मैंने लिया है और उसी दिन का ये प्लैनेटरी पोजीशन से और नक्षत्र डिवीजन मैंने लिया, कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन इसी टाइमिंग में जो बच्चा या जो बच्ची का जन्म हुआ है, योग, तारा चक्र, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट और चंद्रमा का इसी महीने का ये अंतराल का टाइमिंग जो कि हर राशि को ट्रांजिट करेगा। इसी को आप राशि फल के हिसाब से भी ले सकते हैं। मिथुन लग्न, यही है आपका लग्न। यहाँ पर आपका 1 लिखा होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए है। एक डुअल साइन राशि है ये। इस जगह का लॉर्ड मरकुरी होता है, बुध। माइंड हमेशा कंस्टेंट्स में नहीं रहता, फ्लक्चुएशन होता है। एक क्विकनेस का एटीट्यूड, एक्टिविटीज हमेशा जिंदगी भर के लिए रहता है। किसी काम में इच्छा लगा लो, वो पूरा होने से पहले फिर उसी काम से अपने आप को डाइवर्ट कर लेता है। तो एक कंस्टेंटिनेस, एक स्टीडीनेस रहता नहीं है, माइंड फ्लक्चुएशन करवाता है। मिथुन लग्न शार्प इंटेलेक्चुअल है मरकुरी का। यहाँ पर मरकुरी जो प्लैनेट होता है वो इंटेलेक्चुअल का कारक होता है, बुद्धि का। अगर वो मरकुरी का कोई पॉजिटिव प्लैनेट जैसे कि बृहस्पति का अगर एक्सपेक्टेशन मिल जाए, क्या कुछ ऐसे योग बनता है, तो दोनों साथ साथ विजडम भी मिल जाता है। विजडम का कारक होता है बृहस्पति देव, बट इंटेलेक्चुअल का कारक होता है बुध देव। मगर ये दोनों में पटता नहीं है। आज के ज़माने में विजडम कितना भी हो, अगर उसी में इंटेलेक्चुअल नहीं है वो विजडम को इम्प्लीमेंट करने का, तो विजडम का कुछ मायने नहीं रहता है। आजकल का ज़माने में अगर देखा जाए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स का प्रोग्रेसिव बहुत हद तक होता है, बहुत होता है। मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा है, कैरियर बिल्कुल फर्स्ट क्लास की था, फर्स्ट क्लास का कैरियर था। पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे नंबर वो लाते थे। मेरे क्लासमेट में मैं बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स भी थे। मगर आज का डेट में, इसी ज़माने में, वो जहाँ पर है, जो क्लास में पिछला बेंच में बैठा करता था, पढ़ाई तो हो नहीं पाया अच्छी ढंग से, मार्क तो एग्जाम में आ नहीं पाता था अच्छी ढंग से, मगर वो आज का डेट में किसी गाड़ी में कंडक्टर है, मगर आज का डेट में वो 5-7 बस का मालिक है। मगर वो जो विजडम, वो पर्सन आज वही रह गया है, कहीं एक छोटे मोटे नौकरी में। ये फर्क पड़ता है। इंटेलेक्चुअल का काम बहुत आता है, जबकि बुद्धि को आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते। एक वीडियो में मैंने बताया था, मिथुन लग्न यहाँ का कॉम्बिनेशन है, सिंबलिज्म है। एक बहता हुआ पानी में एक नाव होता है एंड उसी में एक मेल एंड फीमेल बैठे हैं, जो कि चारों तरफ सन्नाटा, कोई नहीं है देखने के लिए। ये दोनों अपने आप सीक्रेट में है, कोई नहीं है डिस्टर्बेंस करने वाला। तो जो इंडिपेंडेंस है वो दोनों को मिला है वो नाव पर, और नाव को बहाने के लिए कोई कुछ नहीं है, बस पवन हवा की अनुसार जहां हवा बहेगा उसी हिसाब के, उसी दिशा में वो तय करेगा। वो बहता हुआ पानी नहीं है, वो पानी एक कंस्टेंटिनेस है। तो मिथुन लग्न का यही एक इंटरनल इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, जैसे कि
जैसे कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब वो अपना ढंग से अपना टारगेट को अचीव कर लेंगे। मिथुन लग्न का कोई स्टूडेंट हो, अगर उससे पेरेंट्स से, घर से, परिवार से ज़्यादा प्रेशर डाला दिया जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। उनको अपना मन के मुताबिक राजा होने दीजिए, छोड़ दीजिए। उन्हें पता है वो टैक्स कैसे करना है, वो अचीवमेंट को कैसे पूरा करना है, मगर उन्हें फ्री होना चाहिए। फ्रीनेस मिल जाने से, इंडिपेंडेंस मिल जाते हैं, तब वो बहुत कुछ करते हैं। फ्लक्चुएशन तो है, मगर किसी काम में एक बार कमिटमेंट कर लिया तो हो गया समझो, वो छोड़ते नहीं है। उनका ब्रेन का पावर उतना है। मरकुरी बुद्धदेव लॉर्ड होते हैं, यही है वो जगह। अब चलते हैं एक एक प्लैनेट का ट्रांजिट के हिसाब से। देखिए, आपका 8 हाउस का लॉर्ड शनिदेव है, एंड शनि खुद 8 हाउस में बैठे हैं, भाग्याधिपति एंड अष्टमाधिपति, जो कि मृत्यु भाव का अधिपति। साढ़े साथी का कोई कैलकुलेशन मैं कभी नहीं देता हूं। साढ़े साथी का कोई भी कैलकुलेशन किसी भी वीडियो में मैं नहीं देता हूं, फिर भी यहां पर साढ़े साथी का लास्ट चरण है। और आगे बृहस्पति और बुध आपका लग्नाधिपति 9th हाउस में है, और यही बुध आपका राहु की नक्षत्र डिवीजन में है, जो राहु की आपका 12वां हाउस में अब ट्रांजिट में है। बहुत दुख सहा, बहुत झेला है आप लोगों ने। 18 महीना तक आपको राहु मिलने वाला है। 11वां हाउस को आपका ट्रांजिट करेंगे, 12 से 11 को आएंगे। कब? ये 12 अप्रैल को आ जाएंगे 2022। एंड केतुदेव आपका 12 अप्रैल को आ जाएंगे। 12 अप्रैल के बाद आपके लिए राहु इतना शुभदायक हो जाएगा कि जितने जो कुछ आपने झेला है ये पिछले 1.5 साल 3 साल में बहुत झेला है, उसके ऊपर आपका बहुत पॉजिटिवनेस आपको मिलता रहेगा। आय का कारक का जगह है 11th हाउस, और यहां पर राहु का ट्रांजिट रहेगा। यहां पर राहु का ट्रांजिट रहेगा, और 8 हाउस में से शुक्र तो 45-50 दिन के अंदर अंदर तो ट्रांजिट हो ही जाता है एक एक राशि को। मंगलदेव आपका 6 हाउस एंड 11th हाउस का कारक है। मंगलदेव आपका 11th हाउस एंड 6 हाउस का कारक है, मतलब आपका नौकरी पेशा, जो छोटा मोटा बिजनेस हो या आपका प्रोफेशन हो, उससे जुड़ता है 6 हाउस आपका। एंड आय का कारक बनता है आपका ये मंगलदेव। वो मंगलदेव आज का डेट में है आपका 8 हाउस में, ये अच्छा नहीं है। एंड मंगल आपका चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में है। चंद्रमा आपका 2nd हाउस एक मारक का जगह होता है। चंद्रमा आपके लिए उतना सही नहीं है। चंद्रमा का ट्रांजिट मैंने नहीं लिया, बस चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन होता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया। राशिफल के हिसाब से चंद्रमा को प्रायोरिटी दिया जाता है, मैं लग्न के हिसाब से बता रहा हूं। ये मंगलदेव आपका भाग्यस्थान को चले जाएंगे 7 अप्रैल को। शुक्र आपका भाग्यस्थान को चले जाएंगे 31 मार्च को। तो शुक्र आपका 5वां पोजीशन का मालिक है। 5वां पोजीशन का मालिक है, वो चले जाएंगे आपका भाग्य के स्थान को। मंगल एंड शुक्र बोथ इसी डेटेड को चले जाएंगे। एंड ये अप्रैल 12 तारीख को राहु आ जाएंगे 11th हाउस को, केतु आ जाएंगे आपका 5th हाउस को। अच्छा टाइमिंग पीरियड आपको मिलने वाला है। बहुत पेशेंस आपने रखा है, बहुत, दोबारा बता रहा हूं, बहुत अनसेटिस्फेक्शन डीड्स आपने सहा है। आपको टारगेट अचीव करने में इतना रुकावट, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपने फेस किया है, बस आप ही जानते हैं। मगर ये 2022 का वो जो मार्च महीने के बाद एक शुभ समय आपको मिलने वाला है। बाकी हॉरोस्कोप के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका महादशा क्या चल रहा है। जो लॉर्ड होता है आपका लग्नाधिपति बुध होता है, इनका शत्रु होता है चंद्रमा एंड बृहस्पति। मंगल के साथ समभाव संपन्न होता है, एंड रवि के साथ जब मिल जाता है तब तो बुधादित्य योग बनता है। डिस्टेंस हो जाता है तो 7th एक्सपेक्टेशन में ऐसा क्या कुछ होता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। मगर आपका हॉरोस्कोप की ऊपर
अगर आपका जन्म कुंडली के अनुसार कहीं चंद्रमा का महादशा तो नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसी हिसाब से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका राहु का महादशा चल रहा है एंड 6 हाउस में आपका राहु है इटसेल्फ कुंडली में, 11th हाउस का राहु है आपका इटसेल्फ आपका जन्म कुंडली में, एंड इधर राहु का ट्रांजिट आपको बहुत बेनिफिटेड कराएगा, बहुत बेनिफिटेड कराएगा। अगर कोई स्पेकुलेशन में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उसी में लॉस खाया है, वो जितने लॉस आपने खाया था उसका डबल 3 गुना स्क्वायर क्यूब फोर्थ होकर निकलेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। देखें आपका लग्न किस नक्षत्र में है, नवांश डिवीजन में किसके राशि पर आपका मरकुरी बुध देव होते हैं, एंड लग्न में आपका 11th हाउस में 6 हाउस में अष्टक वर्ग में आपका कितना बिंदु मिलता है, उसी हिसाब का रिजल्ट आपको मिलेगा। पावर कितना है लग्न में आपका, उसी हिसाब का रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये जो मैं बता रहा हूं ये ग्रॉसली एक प्लैनेटरी ट्रांजिट ये डेटेड से ये डेटेड तक का टाइमिंग के ऊपर मैं बता रहा हूं, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। तो इसी में ग्रॉसली आपको 50 to 60% अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट मिलेगा। तो देखें अगर किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे तो उसी में बेटर रिजल्ट हम निकल सकते हैं कि किसी का टाइमिंग क्या है, क्या होने वाला है, किस तरह का रिजल्ट मिलने वाला है, मिल सकता है। कोई तो बता नहीं पाएगा कि क्या होगा, क्या मिलेगा। ज्योतिष आज तक वहां तक गया ही नहीं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी है हमारा पुराना जमाने से, सभी का ब्रैकेट में लगता है हो सकता है, मिल सकता है, मिलेगा, होगा, ऐसा कोई नहीं बताता है, ना मैं भी। उसी हिसाब से मेरा रिसर्च है, चाहे मुझे 100 जन्म लेना पड़े क्यों। मैं ही सपना देख रहा हूँ महादेव शिव जी से, आज शिवरात्रि है, कि प्रभु जी कम से कम उतना क्षमता किसी को भी ये संसार में दे कि क्या वो बता सकता काल क्या होगा। आज तक ज्योतिष नहीं बता पाया है काल क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, पिन पॉइंटेड नो, हो सकता है। तो ये 2 प्लैनेट आपका चले जाएंगे, मगर 8 हाउस में शनि अभी के लिए रहेंगे, 9th हाउस एंड 8 हाउस के लिए। आपके लिए शनि उतना नेगेटिव नहीं, मगर 8 हाउस इटसेल्फ इसका घर है, यहां पर शनि का ट्रांजिट रहेगा। तो 8 हाउस शनि दीर्घायु तो बनाता है, दीर्घायु बनाता है मतलब आपके सामने आपका कोई जूनियर्स का देहांत होना, डिस्कॉन्टैक्ट होना, डिस्टेंस होना, ये इस तरह का पेन आपको मिल सकता, शनि दिलाएगा आपको महसूस कराएगा कि दुनिया सच में क्या है, अपनों को खोने से क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग होता है। ये दुनिया का ही रीत है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कृष्ण को समझाए थे अपने क्या होता है और अपने जब बिछड़ते हैं कैसा लगता है। गौर से अगर स्पिरिचुअली इसको देखा जाए तो दुनिया में अपना कोई नहीं है सच में। पिछले कोई जन्म में वो या कितने जन्म से पहले वो और क्या कुछ था, फिर भी ये माया का संसार है ना। पेन तो यहां लगेगा ही लगेगा, यहां टच करेगा किसी का बिछड़ जाने से। ये माया का संसार है, मोह का संसार है, और हम मानव है, मनुष्य है, इंसान है। शनि 8 हाउस में दीर्घायु बनाता है, मगर शनि का यही कारकत्व तो होता है, नेचर यही होता है कि एक लेसन सिखाएगा इंसान को। जिस दिन वो लेसन को प्यूरिफिकेशन करके सीख जाएगा तो अगले टाइमिंग में वो महसूस नहीं आएगा, थोड़े देर के लिए आएगा, मगर वो परमानेंटली नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मीनिंग वो समझ गया होगा उस टाइम। बृहस्पति देव आपका 7th हाउस और 10th हाउस का ओनर है, अभी के लिए वो 9th हाउस में है आपका, एंड बृहस्पति खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। वो 13 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे आपका 10th हाउस को, प्रोफेशन का हाउस को, एंड 14 अप्रैल के बाद रवि यहां पर आ जाएंगे, मगर यहां पर बृहस्पति रहेंगे 10th हाउस में, रवि आपका 11th हाउस को आ जाएंगे, मतलब आय का घर, एंड यहां पर रवि हाईली एक्सटेलेशन की पोजीशन पे आ जाएंगे।
ये मेष साइन राशि रवि का बहुत उच्च का जगह होता है। तो 11th हाउस सरकारी नौकरी पेशा में है या सरकारी सिस्टम से आप जुड़े होते हैं या जॉब में है, कुछ टेंडर से, ऐसा क्या कुछ रिलेटेड है सरकारी कामकाज के साथ, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। कलयुग में जो इम्पैक्ट पड़ता है राहु का ना, वो राहु का इम्पैक्ट जब बुरा पड़ता है बहुत बुरा हो जाता है, जब अच्छा पड़ता है तब तो बहुत अच्छा हो जाता है। और राहु का ट्रांजिट आपका 11th हाउस को जब आ जाएगा ये अप्रैल 12 के बाद, कम से कम आपका लग्न के हिसाब से आप जिस तरह का जिंदगी है आप खुद पे खुद महसूस करने लगेंगे। वो पॉजिटिवनेस क्या है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, उसी हिसाब से आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस करना पड़ेगा। राहु आपका कहां पर है, कितने डिग्री में है, राहु की 5, 7, 9वां दृष्टि में कौन कौन प्लानेट है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये अप्रोक्सीमेटली एक प्लानेटरी पोजीशंस का हिसाब से मेरा ये एनालिसिस है। तो अभी के लिए ये तीनों प्लैनेट राहु की फुल फोकस में है, 9th दृष्टि में है। राहु का 9th दृष्टि में है आपका 3 प्लैनेट्स, एंड ये राहु का दृष्टि में होने से ये तीनों भी राहु से एक्सपेक्टेशन करते हैं। राहु उल्टा घूमता है, राहु का दृष्टि उल्टा ले लेना चाहिए, तो अभी तो हॉरोस्कोप एनालिसिस अच्छी तरह से होगा। इस तरफ देखें तो 9th, बट उल्टा अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो मंगल, शनि एंड शुक्र ये तीनों से राहु इंटरनली कनेक्टेड है इन अकॉर्डिंगली नक्षत्र डिवीजन। इन अकॉर्डिंगली नक्षत्र डिवीजन एस्पेक्ट मंगल से राहु, शुक्र से राहु एंड शनि भी राहु। सो यहाँ पर इंटरनली रिलेशन बनाता है, बन जाता है राहु के साथ ये तीनों प्लैनेट का। तो तीनों में से आपके लिए मंगल 11th हाउस का कारक है, 6 हाउस का कारक है, मंगलदायी है। शुक्र आपका 5th हाउस का ओनर एंड 12th हाउस का ओनर, आपके लिए कारकत्व है। शुक्र क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड शनि आपके लिए भाग्य भाव का अधिपति है, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ राहु की फोकस में आने से आपके लिए उतना नुकसानदेही नहीं है। फिर भी राहु आपका 12वां हाउस में है, यह है एक नेगेटिव का गुण। 12वां हाउस हमें डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, पुलिस केसेस, पुलिस रिलेटेड जुड़ा होता है, कोर्ट केसेस, एक्सपेंडिचर, शारीरिक तौर पे क्या कुछ रोग होगा तब तो उसी के हिसाब से उसी के ऊपर पैसा खर्चा, बॉडी की कोई मेजरेबल पार्ट के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा जिसके वजह से डॉक्टर कंसल्टेशन, बंधन फिक्सेबल हो जाना किसी जगह में, ये 12वां हाउस का नेचर है। 12वां हाउस एक्सपेंडिचर का घर है। और दोबारा फिर दोहराता हूं, ये राहु को आने दीजिए आपका 11th हाउस को, 12 अप्रैल तक आप इंतजार कीजिए। 12 अप्रैल तक इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा टाइमिंग आपका आने वाला है। 7.5 भी दूर हो जाएगा, प्लानिटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एंड इसी डेटेड को अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेता है, ये ज्योतिष में अगर आपका रुचि है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। एक रोचक योग मिलता है, एक ससा योग मिलता है, एक केमद्रुम योग मिलता है, एक सकटा योग मिलता है, चंद्रमंगल योग मिलता है एंड गजकेसरी योग मिलता है, अरिष्टो योग मिलता है। इसमें से वो बच्चा को रोचक योग, ससा योग, 2 पंचमहापुरुष योग में से 2 योग मिलता है। तो सोशियली रेपुटेशन बहुत मिलेगा, कैपेबल पर्सन रहेगा, प्रेस्टिजियस पर्सन रहेगा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा वो बच्चा। मगर उसको मिलता है एक केमद्रुम योग, जो कि चंद्रमा का आगे एंड पीछे कोई प्लैनेट जब भी ना हो तब तो ये योग बनता है। ये योग बनने से क्या होता है कि एक अकेलापन को धकेल लेता है सोच की दुनिया में। एंड सच में इंसान का लास्ट लाइफ में वो अकेला ही हो जाता है, सभी होते हुए भी उस तरह का सिचुएशन पैदा हो जाता है, एक अकेलापन को अपने आप धकेल जाता है वो इंसान। केमद्रुम योग एंड
गज केसरी योग मिलता है। गज एंड केसरी एक कैपेबिलिटी योग है। और आपका सकटा योग मिलता है, ये एक बहुत नेगेटिव योग है। जो बच्चा इसी टाइमिंग में जन्म लिया है, सकटा योग, षष्ठाष्टम एंड द्वादश रिलेशनशिप बिटवीन चंद्रमा एंड राहु। चंद्रमा एंड राहु, देखे बृहस्पति यहाँ पर है, सॉरी मिस्टेकली बोल दिया, आई एम सॉरी। षष्ठाष्टम एंड द्वादश रिलेशनशिप बिटवीन बृहस्पति एंड चंद्रमा। बृहस्पति एंड चंद्रमा, बृहस्पति आपका यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड चंद्रमा से अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो जबकि बृहस्पति से चंद्रमा का डिस्टेंस 6ठा 8वां और 12वां पोजीशन हो जाएगा, तो ये योग बनता है सकटा योग। बहुत नेगेटिव योग है, बहुत नेगेटिव। सारे दुनिया को देते रहेंगे, यही सोच आ जाएगा, मैंने दिया, मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर मेरा कोई कदर नहीं करता है, मेरा सम्मान कोई करता नहीं है, मुझे जितना रिटर्न क्या अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, ये सोच खा जाता है। अच्छा योग नहीं है। तो चलते हैं अब हम तारा चक्र में। मिथुन लग्न के लिए मैं यही बता रहा हूं, अगर आपका शुक्र का महादश शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में जन्म हुआ है तो ये महीना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र आपका विपद तारा में पड़ता है। तारा चक्र में विपद तारा में पड़ता है शुक्र। अगर आपका जन्म कुंडली में अच्छा पोजीशन में है तब तो उतना इम्पैक्ट एंड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 6ठा 8वां 12वां हाउस में शुक्र है आपका जन्म कुंडली में, तब तो बहुत इम्पैक्ट एंड इफेक्ट पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपका विपद तारा में पड़ता है। एंड बद्ध तारा में आपका पड़ते हैं राहु, जो राहु के लिए अभी इतने डेफिनेशन मैंने दिया है, वो 12 हाउस में पड़ता है। अगर ये राहु के तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये महीना जो टाइमिंग मैंने बताया 15 मार्च से 14 अप्रैल तक, ये महीना ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु एंड शुक्र आपका एंड प्रत्यरी खेमे को अगर देखा जाए, रवि एंड चंद्रमा, ये आपके लिए तो नहीं है, सुइटेबल एंड प्रिफरेबल प्लैनेट नहीं है, एंड ये भी आपको सहयोग उतना नहीं करेगा। अगर रवि के 3 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ एंड कृतिका में आपका जन्म हुआ है, या हस्ता श्रवणा एंड रोहिणी ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए भी उतना बेटर टाइमिंग नहीं है। मगर ये बात मित्र एंड अति मित्र तारा जोन में आपका पड़ता है बृहस्पति एंड शनि। शनि 8 हाउस में होते हुए भी आपके लिए नुकसानदेही नहीं है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेशन गेन वो दिलाएंगे इसी महीने में, जो आपका आशा की भीतर नहीं है, आशा की बाहर। शनि आपके लिए बैड न्यूज मैंने तो बताया, फिर भी आपको गुड न्यूज देगा, जो कि आपका एक्सपेक्टेशन की बाहर है, गेन दिलाएगा, एक्सपेक्टेशन की बाहर है शनि यहाँ पर। एंड ये शनि आपका मंगल के नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। सो आपका अति मित्र जोन में शनि पड़ता है एंड मित्र जोन में आपका बृहस्पति पड़ते हैं। बृहस्पति का तीनों नक्षत्र विशाखा, पूर्वा, भाद्रपदा एंड पुनर्वसु, ये आपके लिए बेस्ट प्लैनेट है इसी टाइमिंग में, जो कि आपको बहुत हद तक सेव करता है। अगले महीने को जाने दीजिए, बृहस्पति चेंज होंगे, आपका राहु चेंज होंगे, आपका बुध चेंज होंगे, जो कि लग्नाधिपति 24 मार्च को चेंज हो जाएंगे आपका मीन साइन को, एंड 8 अप्रैल को फिर चले जाएंगे आपका मेष साइन को, जहां पर कि बुधादित्य योग बनता है 11th हाउस में। आदित्य योग एक इंटेलेक्चुअल का योग वो है, किस दिशा में आप नॉलेज दिमाग को आप इनपुट करेंगे एंड उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगले महीने में आपको वो सब मिलता रहेगा। ये 8 अप्रैल को आ जाने दीजिए यहाँ पर रवि के साथ बुध को 11th हाउस को। ये टाइमिंग ठीक नहीं, यहाँ से यहाँ तक कम से कम कुछ कुछ प्लैनेट चेंज होने वाला है, उसके बाद आपके लिए ये आगे का टाइम प्रीफर रहेगा। प्रीफर इन अकॉर्डिंगली द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट के ऊपर, जो चंद्रमा को आप राशिफल के हिसाब से भी ले सकते हैं, मगर मैं लग्न के हिसाब से देता हूं। वही मार्च 15 तारीख को चंद्रमा है कर्कट साइन में आपका 2nd हाउस में, शनि की दृष्टि में, 7वां दृष्टि में। शनि की दृष्टि में है तो मानसिक तौर पे कुछ डिप्रेशन इस तरह का मन में सुख नहीं रहेगा, मगर उसी हिसाब से चलता रहेगा दुनिया। उसको क्रॉस देता हूं, अंडरटिक भी देता हूं।
18 तारीख तक आ जाएंगे सिंह साइन को, आपका थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस को। यहाँ पर चंद्रमा से कोई नेगेटिव प्लैनेट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो थर्ड हाउस में चंद्रमा, देखें चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं है, मगर अन्य ग्रहों के लिए चंद्रमा शत्रु है। तो चंद्रमा ऑलवेज फ्री है। अगर कोई देखता नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो चंद्रमा आपके लिए शुभ कारक रहेगा। यही ये एनालिसिस एक्चुअली में। राशिफल क्या है, चंद्रमा फिफ्थ हाउस को आ जाने से फिफ्थ हाउस के ऊपर अगर राहु है, राहु का एक्सपेक्टेशन है, तो यहां पर चंद्रमा के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। शनि के साथ है, फिफ्थ हाउस होने के नाते भी क्या करेगा चंद्रमा, क्या करेगा, गज केसरी योग, कैसे पैसा आएगा? ऐसा नहीं, चंद्रमा कम से कम फ्री होना चाहिए। तो थर्ड हाउस को जब आएंगे शनि, सिंह साइन को 18 तारीख को, तो बेटर रहेगा। एक टिक देता हूं। कन्या साइन को 20 तारीख को आ जाएंगे। कन्या आपका फोर्थ हाउस, मदर का हाउस, माँ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हाउस, आपका सुख का स्थान है, शांति का नहीं। सुख और शांति में डिफरेंस है। सुख का स्थान है। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बेचना या खरीदना, तो ये डेटेड आपके लिए बेटर रहेगा। रवि की 7th एक्सपेक्टेशन में चंद्रमा है, फिर भी राहु की 5वां दृष्टि में है, 1 2 3 4 8 5। इसी तारीख तक कन्या साइन, इसी तारीख तक 20 मार्च राहु का 5वां दृष्टि में रहेंगे। सो एक टिक देता हूं, एक क्रश भी देता हूं। तुला साइन 22 तारीख को आ जाएंगे, 5वां हाउस आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह है, आपका धन पैसा वो सबका जगह है। फिफ्थ हाउस चंद्रमा जब यहां आएंगे, ये शुक्र का घर है, कोई फीमेल साइड से आपको गेन होगा। आप अगर प्रेमी है, कहीं आपका अफेयर्स है, क्या कुछ पाने को है, ये डेट आपके लिए अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस तुला साइन, वृश्चिका को जाएंगे, इसको आप टिक दे देते हैं। वृश्चिका को जाएंगे 24 तारीख। केतु यहां पर है, यहां ग्रहण दोष बन जाता है केतु के साथ आ जाने से चंद्रमा का। तो ये 6 हाउस, किसी के साथ क्या कुछ क्वारेलसम हो सकता, तानातानी भी हो सकता, तो जरा परहेज कीजिए। किसी के साथ लजीक, किसी के साथ इस तरह का परहेज ना करें, ये अच्छा दिन नहीं है आपके लिए। 26 तारीख को धनु साइन को जाएगा, 7वां हाउस आपका, देखता नहीं कोई, अच्छा है 7th हाउस, ये बृहस्पति का घर है। स्पाउस से प्रेम से आप रहेंगे, बहुत मिलता जुलता दिन है, कहीं बाहर भी जा सकते हैं। स्पाउस के लिए आप क्या कुछ एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अच्छा है, टिक देता हूं। मकर साइन को जाएंगे 28 तारीख को। 28 तारीख को जब जाएंगे, यहां पर शुक्र रहेंगे, मंगलदेव रहेंगे, तो शनि है, यहां पर आ जाएंगे चंद्रमा 8 हाउस को, तो यहां पर चंद्रमा शनि के साथ भी हो जाएंगे। तो ये डेटेड आपके लिए जो है मकर राशि को जो ट्रांजिट चंद्रमा का, वो उतना खुश नहीं है। हो सकता कहीं छोटा सा खरोच आ सकते हैं, जरा ड्राइविंग केयरफुली चलाइएगा। किसी काम में करेजियस ना दिखाना। कोई फायर एलिमेंट के साथ काम है, तब तो सिंसियर रहना। कोई माइनस टेम्परेचर रिलेटेड किसी काम है आपका, तो उसी में आप सिंसियर रहना, क्योंकि आग जिस तरह का डेंजरियस होता है, माइनस का टेम्परेचर उसी तरह का होता है। जैसे कि आग में हाथ लग जाने से जल जाता है, घाव भर जाता है, तो उसी हिसाब का अगर आपका प्रोफेशन -25 -30 डिग्री तक का काम है, रेफ्रिजरेशन का सिस्टम का काम, तो उसी हिसाब से आप सिंसियर कसस रहिए, क्योंकि उतना टेम्परेचर में आने से वो भी हाथ जल जाता है। ज़्यादा ठंडा होने से हाथ जल भी जाता है।
तो ये डेटेड आपका ठीक नहीं है मकर, इसको क्रॉस देता हूं डबल। कुंभ साइन को जाएंगे 31 तारीख को 9th हाउस, 31 मार्च को, तब तक बुद्ध चले गए होंगे 10th हाउस को, यहां पर बृहस्पति होंगे 9th हाउस। आपके लिए बल्ले बल्ले अच्छा दिन है, बढ़िया रहेगा। 2 टिक देता हूं। अप्रैल 2 तारीख मीन साइन को आ जाएंगे चंद्रमा, ये आपका 10th हाउस है, यहां पर रवि पहले से है। एंड प्रोफेशनली आपका क्या कुछ रेस्पेक्ट सराहना मिल सकता है आपको, पैसा भी अच्छा है। मेष साइन को जाएंगे आपका 4 अप्रैल को, और ये आपका 11th हाउस है, अच्छा है, बेस्ट रहेगा, डबल टिक देता हूं। 7 तारीख को वृषभ राशि, चंद्रमा के साथ हो जाएंगे। एंड एग्जैक्टली एक बात मैं बता रहा हूं, चंद्रमा उस टाइम शायद 1 डिग्री समथिंग में रहेंगे। तो जब चंद्रमा यहाँ राहु यहाँ पर उसी दिन 1 डिग्री समथिंग में रहेंगे, जबकि वृषभ साइन को ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा 7 तारीख को, जबकि चंद्रमा 1 डिग्री को पास करके आ जाएंगे तब अच्छा रहेगा। मगर वो जो 1 डिग्री में है राहु, तब तक चंद्रमा 1 डिग्री कवरेज करेगा नियर अबाउट 2-2.5 घंटा शायद। वो 2-2.5 घंटा आपके लिए ठीक नहीं है। वृषभ को जब ट्रांजिट करेंगे, ये आपका रिमाइंड रहना चाहिए। एक क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं, इसको आप एनालिसिस को देखें, लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया। वही 1 डिग्री तक, जो कि 1 डिग्री तक राहु है, वो 1 डिग्री तक चंद्रमा का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है। मगर जब पास आउट हो जाएगा तब तो ठीक सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा ये बहुत खुश में रहते हैं, ये अच्छा घर है चंद्रमा का माना जाता है। 9 तारीख को मिथुन साइन को ट्रांजिट करेंगे आपका लग्न। हमेशा लग्न शुभ ही शुभ है, श्री चंद्र कहलाता है मिथुन साइन। ओके। कर्कट साइन चंद्रमा का खुद का घर है, 12 तारीख को जाएंगे, ये 2nd हाउस है आपका। शनि का फोकस होने के नाते भी शुक्र का फोकस और मंगल का फोकस यहाँ पर पड़ता है, तो फाइनेंशियली आपको गेन दिलाएगा, अच्छा है। 14 तारीख को आपका सिंह साइन को जाएगा 3rd हाउस, कम्युनिकेशन का हाउस है ये रवि का घर है। कोई सरकारी कामकाज में क्या कुछ रुकावट था, उसी दिन आप टेलीफोन लगाइए, आपका काम कम से कम होने का बहुत चांसेस है। तो ये है अप्रोक्सीमेटली इसी टाइम टू इसी टाइम तक का एक प्रेडिक्शन। ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये एक ग्रॉसली एनालिसिस है। किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप अगर हम देखें, उसी में अष्टक वर्ग, नवांश डिवीजन, तारा चक्र, आपका बहुत कुछ निकलना पड़ेगा, नक्षत्र डिवीजन वगैरह वगैरह बहुत कुछ। आरुद्ध लग्न उसी में आता है। आदमी इंसान कितना कैपेबल है, इन फ्यूचर उनके लिए कितना संपत्ति हो सकता, आरुद्ध लग्न का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पॉजिटिव प्लैनेट कोई सेंटर में अगर है लग्न से, तो बहुत बढ़िया सा जिंदगी चलेगा। तो ये 12 हाउस अभी के लिए आपके लिए ठीक नहीं। फॉरेन ट्रेवल्स के लिए ये ठीक तो है, परदेश में, अगर परदेश में है आप मजबूरन गांव घर आ सकते हैं। अगर आप परदेश में है, किसी भी सिचुएशन को लेके आप अपना देश आ सकते हैं। अपना देश में है, कहीं जाने को ऐसा क्या कुछ वीजा पासपोर्ट वगैरह वगैरह, वो भी बहुत पॉसिबल है, उसमें सुख नहीं है जबकि बिछड़ के आप जाते हैं। तो यही है आपका एक ग्रॉसली एनालिसिस। पिछले महीने में वीडियो डाल नहीं पाया, इसलिए दोबारा फिर भी सॉरी मांगता हूँ। कोशिश करूँगा आइंदा ऐसा कुछ ना होने का। बात क्या है कि मेरा लेफ्ट लेग का जो थंब फिंगर होता है, 9 महीने से पहले और नाखून में क्या कुछ हुआ था, उसको ऑपरेशन किया गया था। नाखून बाहर की साइड में 80%, अंदर की साइड में 20% इस तरह का एक फट जाता था, मतलब ये बढ़ता था, ये बढ़ता था। तो बाएं साइड में जो सरू वाला होता है, कभी
डिस्टर्बेंस में कंबल चादर लौट लेती थी, मतलब लग जाता था, बहुत खून बहता था, हेवी ब्लीडिंग्स। तब सेकंड टाइम ऑपरेशन किया गया वो टोटल नाखून को, टोटल। एंड क्यों ऐसा हो रहा है, वो जो स्पेशलिस्ट है हमारा SCV का, वहाँ से क्या कुछ सैंपल लिए थे, क्या वो टेस्ट का नाम बायोएप्सी ऐसा क्या होता है, वो डॉक्टरी भाषा है, कि क्यों ऐसा होता है, कि वो जगह में क्या कुछ कमी होता है या किस वजह से। शुक्र करे भगवान का, ऐसा कुछ नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिला। एंड आइंदा इन फ्यूचर फिर से नया नाखून निकलेगा या नहीं वो कहा भी नहीं जा सकता, मगर बहुत परेशानी में मैं था। एंड 5-6 जनों का ये ड्यूरिंग टाइमिंग में रुद्राभिषेक, 10 महाविद्या का पूजा का प्रतिष्ठान, एंड मेरा ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बताया था इन्फेक्शन के डर से घर से ना निकलना, कहीं कुछ नहीं करना। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक का टाइम था एंड इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। बस आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले महीने का वीडियो में फिर से मुलाकात रहेगा। गौरांग पंडा को विदा दीजिए। जय जगन्नाथ, नमस्कार।